फरवरी 1979 को शिकागो की एक जेल से एक कैदी रिहा होने वाला था, लेकिन जेल से निकलने से 2 घंटे पहले ही अचानक उस कैदी ने पुलिस वालों को बुलाकर बोला कि मैं ही कातिल हूं और मैं कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूं। पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि शिकागो की पुलिस ने उसको 2 बार अरेस्ट किया था कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, लेकिन पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए वो कैदी कोर्ट से बरी हो गया था। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि अभी तो तुम 2 घंटे में छूटने वाले हो, फिर तुम अपना गुनाह क्यों कबूल कर रहे हो? तो उस कैदी ने बोला कि मैंने जिसका मर्डर किया था उसकी आत्मा मेरे पास आई थी और उसने मुझसे बोला है कि मैं गुनाह कबूल कर लूं, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। तो कौन था वो कातिल और उसने किसको मारा था और उस विक्टिम की आत्मा उस कातिल के अंदर कैसे आई? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कहानी 1977 में शिकागो शहर में शुरू होती है। वहाँ पर एक टेरेसीटा बासा नाम की लेडी रहती थी जो 47 ईयर्स की थी। वो शिकागो में एक हॉस्पिटल में थेरेपिस्ट की पोस्ट पर जॉब करती थी। 21 फरवरी 1977 को शाम को करीब 7 बजे टेरेसीटा अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी और वो अक्सर उससे बातचीत करती थी क्योंकि वो उनके दोस्तों में से एक था। और अचानक टेरेसीटा अपने दोस्त से कहती है कि उनके घर पर एक गेस्ट आने वाला है, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और फिर वो फ़ोन रख देती हैं। ये टेरेसीटा की आखिरी बातचीत थी किसी इंसान के साथ। इसके 1 घंटे बाद वो जिस अपार्टमेंट में रहती थी उस बिल्डिंग में उसी अपार्टमेंट से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। जो उनके पड़ोसी रहते हैं उन्हें लगता है कि शायद आग लग गई होगी। वो फौरन फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच जाते हैं। किसी तरीके से उनके अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं जहां पर टेरेसीटा रहती थी और आग पर काबू पा लेते हैं। लेकिन आग पर काबू पाने के बाद जब वो लोग उनके घर में जाते हैं तो देखते हैं कि ड्राइंग रूम से अभी भी धुआं निकल रहा है। वो उसे बुझाते हैं लेकिन तभी उन्हें कारपेट लिपटा हुआ दिखाई देता है। जब वो लोग कारपेट को खोलते हैं तो सामने का मंजर अजीब था। कारपेट के अंदर एक लड़की आधी लगभग जल चुकी थी, उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और उसके सीने में खंजर घुसा हुआ था। तो पहली नज़र में देखकर ये लगा पुलिस वालों को कि ये मामला रेप और मर्डर का है और कातिल ने सबूत मिटाने के लिए लाश को कारपेट में लपेटकर आग लगा दी थी और इसी से धुआं बाहर तक पहुंच रहा था और कमरे में आग लग गई थी। पुलिस लाश को ले जाती है। मरने वाले की पहचान टेरेसीटा बासा के तौर पर होती है। पुलिस को उनके घर से सिर्फ एक नोट मिला था जिस पर लिखा था गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। अब सवाल ये था कि ये एएस कौन है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अपार्टमेंट के लोगों से पूछताछ करती है और वो जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ पर भी पूछताछ करती है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता है कि एएस कौन था। ऐसे दिन बीत जाते हैं और कोई सुराग नहीं मिलता है और ये केस दब जाता है। और लगभग 1 साल बाद जो डिटेक्टिव इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जब वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो उनके ऑफिस में उनके टेबल पर एक नोट पड़ा हुआ था और उस नोट में लिखा था कि टेरेसीटा केस में एक विटनेस मिला है और वो कुछ बताना चाहता है। फिर डिटेक्टिव डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, मैं भी उसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली टेरेसीटा को नहीं जानता था। वो मेरे वाइफ की फ्रेंड थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरी पत्नी अजीब अजीब हरकतें करती है। मेरी पत्नी ने एक दिन मेरा नाम लेके बुलाया और बोला कि मेरा कत्ल हुआ है और जिसने मेरा कत्ल किया है उसका नाम एलन सॉरी है। वो मेरे घर पर टीवी ठीक करने आया था और टीवी ठीक करने के दौरान उसने मुझे मारा और मेरे पूरे घर के सामान को इधर उधर गिरा दिया, जिससे लोगों को लगे कि ये मामला चोरी का है। और डॉक्टर ने बोला कि मुझे इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। तो डॉक्टर बोलता है कि पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर दूसरे दिन सेम चीज़ें उसने मुझसे बोला और बोला कि मैं जाकर ये बातें पुलिस और डिटेक्टिव को बताऊं, जिससे उसके साथ इंसाफ हो सके और उसका जो कातिल है उसको उसके गुनाहों की सज़ा मिल सके। और मैंने फिर से इग्नोर किया, लेकिन अगले दिन रात में मेरी पत्नी की तबीयत और भी ख़राब हो गई और उसने गुस्से में मेरा नाम लेके बोला कि अगर तुमने ये चीज़ें जाकर डिटेक्टिव को नहीं बताई तो मैं तुम्हारी बीवी को मार डालूंगी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ठीक है, तुम अपना नाम बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तो उसने बताया कि मेरा नाम टेरेसीटा बासा है और मेरा कत्ल एलन सॉरी नाम के आदमी ने किया है। वो 21 फरवरी को मेरे घर पर टीवी ठीक करने आया था। उसके बाद उसने मेरा मर्डर किया और उसके बाद मेरे घर में आग लगा दी। और मर्डर करने के बाद जब वो घर से निकल रहा था
तो अपने साथ वो मेरी कुछ ज्वेलरी ले गया था और वो ज्वेलरी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया हुआ है और उसके घर में है। आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको मेरी ज्वेलरी मिलेगी। अब डिटेक्टिव को यहाँ पर क्लू भी मिल गया था, क्योंकि टेरेसीटा के घर पर जो पर्ची मिला था उस पर AS लिखा हुआ था और ये AS एलन सॉरी वाला ही AS है। और फिर डिटेक्टिव एलन सॉरी की गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि एलन सॉरी ने कोई तुमको ज्वेलरी गिफ्ट किया है क्या, और वो कहती है कि हाँ उसने मुझे गिफ्ट किया है। तो डिटेक्टिव बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे वो सारी ज्वेलरी दिखाइए। थेरेसीटा की आत्मा ने जो 2-3 लोगों के नंबर्स दिए थे, डिटेक्टिव उनको भी साथ लेके जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये ज्वेलरी थेरेसीटा की ही है। अब पुलिस के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, वो सीधे एलन सॉरी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि ये सारी चीज़ें एक आत्मा ने बताई थी और कोर्ट में आत्मा की गवाही नहीं चलती है। एलन को बचाने के लिए एलन के वकील ने बोला कि हाँ इसने चोरी किया है लेकिन इसने कत्ल नहीं किया है, इसने जेवर चुराए हैं और जब थेरेसीटा जिंदा थी तभी ये उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल आया था, तो इसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लग सकता है। और कोई आई विटनेस नहीं होने की वजह से और मजबूरी में एलन को छोड़ना पड़ जाता है। और एलन के छूटने के बाद थेरेसीटा की आत्मा बहुत गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो एक एक करके इस केस से जुड़े हुए जितने लोग थे सबको तंग करने लगी और बोलने लगी कि मुझे इंसाफ दिलाओ। और इनमें से एक वो डिटेक्टिव भी था। अब फिर से पुलिस एलन सॉरी को अरेस्ट करती है और उस पर मुकदमा रजिस्टर कर मुकदमे की कार्रवाई शुरू करती है। मुकदमा शुरू हुआ लेकिन इस केस में कोई एविडेंस नहीं था और ये केस सिर्फ एक आत्मा की गवाही पर टिका हुआ था और वो आत्मा एक डॉक्टर की पत्नी के अंदर थी। ट्रायल शुरू हुआ, बहस हुई और ये केस उस वक्त अमेरिका के तमाम न्यूज़पेपर में सुर्खियों में था। और इस केस के जो ज्यूरी मेंबर थे उन लोगों ने बोला कि हम कानून में आत्मा की गवाही नहीं मानते हैं। और इस बार फिर से एलन सॉरी छूट जाता है। एलन सॉरी जेल से छूटने वाला था लेकिन उसके कुछ घंटे पहले ही अचानक एलन सॉरी बदल जाता है। उसने डिटेक्टिव और वकील को बुलाया और उनके सामने कन्फेस किया कि मैं झूठ बोल रहा था, मैंने ही थेरेसीटा बासा का कत्ल किया है और 21 फरवरी को मैं ही उसके घर पर 8 बजे गया था और जब भी थेरेसीटा के घर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता था तो मुझे ही बुलाती थी और मैं उसके घर पर जाकर ठीक कर देता था। शाम को लगभग 8 बजे थे और मैं उसके घर पर गया, मैंने टीवी बनाया, लेकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी इसीलिए मैंने सोचा कि इसके घर में कुछ कैश होगा और फिर मैंने चोरी करने की सोची। लेकिन उसके घर में कैश नहीं था लेकिन उसके ज्वेलरीज थी। मैं जेवर चुराता उससे पहले ही थेरेसीटा ने मुझे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। मुझे लगा कि अब बदनामी होगी। गुस्से में मैंने ही थेरेसीटा का गला दबाया और खंजर से उसके सीने में मारा और फिर मैंने उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसको कारपेट में लपेट कर जला दिया, जिससे सारे सबूत नष्ट हो जाए और मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन फिर डिटेक्टिव और पुलिस ने एलन सॉरी से पूछा कि ट्रायल ख़त्म हो गया है, तुम जुर्म से बरी हो चुके हो, फिर तुम अब अपना जुर्म क्यों मान रहे हो? तो उसने बताया कि मेरे अंदर थेरेसीटा की आत्मा आई थी और उसने मुझे बोला है कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं, नहीं तो वो मुझे जान से मार देगी और इसलिए मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। और फिर से ट्रायल शुरू होता है और एलन सॉरी जज के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसे 20 साल की सज़ा होती है और इसके बाद बहुत सारे इंटरव्यू हुए और उन सारे इंटरव्यू में वहाँ की पुलिस और डिटेक्टिव ने ये माना कि ऑफिशियली एक आत्मा ने इस केस को सुलझाने में हमारी मदद की, क्योंकि सारे सबूत, सारी चीज़ें एक आत्मा के जरिए ही हम तक पहुँची। इस केस को उस वक्त की शिकागो पुलिस ने जो नाम दिया था वो नाम था वॉइस फ्रॉम द ग्रेव। और फिर 1996 में इस पर एक मूवी भी बनी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें, जिससे हम जब कोई नई वीडियो अपलोड करें तो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।